हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाई जाती हैं। और देखिए, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करनी हो, जैसे बैंकिंग, एसएससी, नीट, आईआईटी, जेईई, इन सब की भी तैयारी आप घर बैठे बिना कोई फीस पे किए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में शुरू कर सकते हैं, वो भी बेस्ट टीचर्स के साथ में और फ्री में भी। ये भी बड़ी बात है। कक्षा 11वीं संस्कृत व्याकरण में कोर और इलेक्टिव वाले बच्चों के लिए धातु रूप के श्रृंखला में हम अब आ चुके हैं। परस्मय पद की धातु इश है, इसको हम सीखेंगे। ये इश धातु होती है जिसका अर्थ होता है चाहना। और ये जो धातु है, ये जो क्रिया है, ये हर किसी के मन में होती है। मैं चाहता हूँ, मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं चाहता था लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ, मैं चाहूँगा कि मेरे पास ऐसा हो, मैं ऐसा बनूँ। चाहो तो हर चीज़ मिलती है और इच्छा करनी चाहिए। तो ये हमारी जो धातु है, इसको हम दर्शाते हैं इश से। और जो इश होता है, मूल शब्द इश होता है, यानी धातु हमारी हुई इश, लेकिन इसके हर एक समय के अनुसार रूप बदल जाते हैं। जैसे मान लीजिए हिंदी में ही उदाहरण देख लीजिए कि हमने कहा चाहता हूँ, चाहता है, चाहते हो, तो यहाँ देखिए रूप बदल रहा है कि नहीं। कहीं पे हैं लगा रहे, कहीं हूँ लगा रहे, कहीं हो लगा रहे। चाहता था, कहीं लगा रहे चाहूँगा, कहीं लगा रहे हैं चाहो, कहीं चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ठीक है ना, इच्छा करनी चाहिए। तो ये जो चाह है वो किससे दर्शाई जाए? इश धातु से दर्शाई जाएगी। और हिंदी में भी जब रूप परिवर्तित हो रहे हैं तो संस्कृत में तो परिवर्तित होंगे ही। वर्तमान काल के लिए हम लट लकार के प्रत्यय लगा देंगे उस क्रिया में। भूतकाल की उस क्रिया को बनाने के लिए लंग लकार के प्रत्यय बना देंगे। भविष्य काल को दर्शाने के लिए, भविष्य काल को उस क्रिया में बताने के लिए हम लिट लकार लगा देते हैं। आज्ञा के लिए लोट लकार लगा देते हैं। और चाहिए कि जब अधिक अर्थ जोड़ना हो तो विधिलिंग लकार के हम प्रत्यय उसमें लगाते हैं, ठीक है। अब लट लकार के प्रत्यय कितने होते हैं? 9 क्यों होते हैं? क्यों 9 बना दिए गए? तो कहा कि काम करने वाले की वजह से ऐसा हुआ। काम करने के वाले की वजह से ऐसा क्यों हुआ? काम करने वाले कर्ता को संस्कृत में 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। उन्हीं को हम पुरुष भी कहते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब देखिए, इसमें हमारा प्रथम पुरुष की श्रेणी में कौन लोग आते हैं, मध्यम में कौन आते हैं, उत्तम में कौन आते हैं? तो मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। तो कहा मैं उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष और बाकी सब प्रथम पुरुष। कहना तो चाह रहे थे कि ये जनरल कैटेगरी है, भीड़ है, इसमें दुनिया के सब आ जाएंगे। वीआईपी सीट पे 3 सीट ये वीआईपी की, ये दूसरे वीआईपी की, और इधर से शुरू हुई तो भीड़, ठीक है। तो वो भीड़ आ गई प्रथम पुरुष में। यानी जितनी भी संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा यानी नाम, जो काम कर रहा है, जिसका नाम है वो संज्ञा, जिसका नाम नहीं उसकी जगह पे भी किसी का यह वह यह ये दो ये सब अगर प्रयोग किए जा रहे हैं सर्वनाम, तो वो भी कर्ता हो जाते हैं। और उन सब के लिए प्रथम पुरुष की क्रिया आती है। लड़का चाहता है, 2 लड़के चाहते हैं, सभी लड़के चाहते हैं। तुम चाहते हो, तुम दोनों चाहते हो, तुम सभी चाहते हो। तो कहा अगर ये 3 थे तो 3 ही रूप बदलते। 9 कैसे बन गए? 9 ऐसे बन गए कि ये जो पुरुष है वो संख्या में 1 भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा 1 ही रहे, वो 2 भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं कि संख्या के आधार पर 2 कैटेगरी बनाई गई हैं, 2 श्रेणियां बनाई गई हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में, इंग्लिश में भी देखो तो सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन संस्कृत में इनको 3 भागों में विभाजित किया गया। यदि काम करने वाला व्यक्ति, यदि कोई भी अगर 1 है संख्या में तो उसको एक वचन कहा जाएगा। अगर वो संख्या में 1 के बाद उसके संग में एक और जुड़ जाए, 2 हो जाए, तो उसको द्विवचन कहा जाता है। और 2 से अधिक, चाहे 3 हो, 20 हो, 50 हो, असंख्य हो, उन सबको बहुवचन कहा जाता है, ठीक है ना। उनको सबको बहुवचन की कैटेगरी में रखा जाता है। तो 3 वो हो गए, 3 में विभाजित हुए, तो इस प्रकार से ये 9 हो गए। हर एक पुरुष 3 तरह का हुआ और 3 तरह के 9, यानी 3 3 9, ठीक है, हो गए।
अब बात आती है, अब ये मैं और तुम तो हमने हिंदी के जान लिए, लेकिन हमें संस्कृत के भी पता होना चाहिए। मैं और तुम को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो मैं मिलता है हमें अस्मद के रूपों से, और तुम मिलता है हमें युष्मद से, अस्मद और युष्मद से। अब क्योंकि ये सभी कर्ता बन रहे हैं और कर्तरी प्रथमा सूत्र कहता है कि कर्ता जहां पर होगा उसमें प्रथमा विभक्ति लगा दीजिएगा, तो अस्मद और युष्मद के भी हम प्रथमा विभक्ति के रूप उठा लेंगे। तो अस्मद के रूप बनते हैं प्रथमा विभक्ति के अहम, आवाम, वयम। हम यहाँ क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एक वचन में मैं को अहम कहा जाता है, जब वो संख्या में 2 हो जाता है, यानी मैं, मेरे संग में एक और हो गया, तो हम मैं दोनों ना कह के कहते हैं हम दोनों, तो संस्कृत में उसको कहते हैं आवाम, और वही हम सब को कहते हैं वयम। वहीं तुम अगर अकेले हो तो प्रथमा विभक्ति में रूप क्या बनता है युष्मद का? त्वम, जिसका अर्थ निकलता है तुम। अगर कहते हैं तुम दोनों, तो उसी को, क्योंकि यही प्रथमा विभक्ति की बात कर रहे हैं, युष्मद की प्रथमा विभक्ति चल रही है, त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम। एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम, बहुवचन में यूयम। अर्थ क्या निकला? तुम एक हो, तुम, तुम्हारे संग में एक और बैठ गया, तुम दोनों युवाम, तुम सब यूयम। ठीक है, अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम। हो गए ये? इतना समझ में आ गया? तो अब तो ये तो पता चल गया कि ये हम कहते हैं कि तुमको त्वम कहते हैं, कहाँ से आता है? युष्मद के शब्द रूपों से आता है, ठीक है ना। और प्रथमा विभक्ति के ये रूप होते हैं। तो ये जो क्रियाएं हैं, 9 में से 6 तो गायब हो गई कि नहीं हो गई? 3 बची, यानी 9 में से ये 6 क्रियाएं तो किन के लिए हैं? इन दोनों के लिए। बाकी जो भी बचते हैं, 3 जो क्रियाएं बचती हैं प्रथम पुरुष की, वो हमारी किसके लिए? दुनिया की सारी भीड़ के लिए प्रयोग होती हैं। लड़का, लड़की, पुरुष, महिला, स्त्री, वृद्ध, वृद्धा, कोई भी जो सोचने का काम करे, उन सब के लिए प्रथम पुरुष की क्रिया लगाई दी। बालकः इच्छति, बालिका इच्छति, पिता इच्छति, माता इच्छति, राजा इच्छति, ठीक है, प्रजा इच्छति, लता इच्छति, कवि इच्छति, भानु इच्छति, कुछ भी हो सकते हैं। समझ गए ना? एक है तो इच्छति, 2 लोग सोच रहे हैं तो इच्छतः, बहुत सारे सोच रहे हैं तो इच्छन्ति। लेकिन एक और बात याद रख दीजिए कि अब ये जो लट लकार के हमारे पास जो 9 प्रत्यय होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। ठीक है, अब इष्टि कहेंगे क्या? क्योंकि ये तो इश धातु है ना। और भाई इश धातु में हम क्या करें? बोले इश में ती, तह, अंति लगाएंगे तो इष्टि, इष्टः, स्तंति बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये श है, उसको छ में परिवर्तित कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा फिर इच्छ बना करके फिर हम जोड़ेंगे उसमें इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, फिर इच्छसि, इच्छथः, इच्छत, इच्छामि, इच्छावह और इच्छामः। समझ गए अर्थ क्या निकलेगा? अब मान लीजिए यहाँ पे हमें यहाँ लता लिखे देते हैं, बालिका लिखे देते हैं, छात्र लिख देते हैं। छात्रः इच्छति, यानी एक छात्र चाहता है। छात्रौ इच्छतः, और कहें बहुत सारे छात्र चाहते हैं तो हम कहेंगे छात्राः इच्छन्ति। समझ गए? ठीक है। अब त्वम के संग में केवल यही क्रिया आएगी, बाकी कोई आ ही नहीं सकती है, क्योंकि मध्यम पुरुष एक वचन के लिए ये इनसे पूछा जाता है कि तुम बताओ आप कौन से पुरुष हो? वो कहेगा मैं मध्यम पुरुष हूँ, मैं एक वचन में हूँ, तो मध्यम पुरुष एक वचन के लिए यही क्रिया आएगी। युवाम से पूछा जाता है कि तुम दोनों को क्या कहते हैं संस्कृत में? युवाम। युवाम किस पुरुष का कर्ता होता है? मध्यम का, लेकिन होता है द्विवचन में, तो मध्यम की द्विवचन की ही क्रिया आएगी। यूयम मध्यम का बहुवचन का होता है, तो बहुवचन की ही क्रिया आएगी। तो त्वम इच्छसि, युवाम इच्छतः, यूयम इच्छत, अहम इच्छामि, आवाम इच्छावह, वयम इच्छामः। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया अर्थ क्या निकलेगा कि छात्र चाहता है, 2 छात्र चाहते हैं, सभी छात्र चाहते हैं या छात्र चाह रहे हैं। तुम चाहते हो, तुम दोनों चाहते हो, तुम सब चाहते हो। मैं चाहता हूं, हम दोनों चाह रहे हैं, या हम दोनों चाहते हैं, या हम सब चाहते हैं।
इस प्रकार से हम अपनी इश धातु को चाहने और इच्छा करने के लट लकार यानी वर्तमान काल में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने भूतकाल पर। भूतकाल में ज्यादातर सारी क्रियाएं जो बनाई हुई हैं उनमें आपको हम सब बताते हैं कि मूल क्रिया के आगे अ लगा दीजिए और फिर प्रत्यय लगा दीजिए लंग लकार वाले, तो वो क्रिया क्या हिंदी का अर्थ में था थी थे जुड़ जाता है, या फिर वो क्रिया भूतकाल को दर्शाने लगती है, यानी अपने काम का होना दर्शाने लगती है कि वो क्रिया हो चुकी है। इंग्लिश में हम सेकंड फॉर्म का यूज कर लेते हैं और हिंदी में हम था थी थे लगा देते हैं उस काम में, और संस्कृत में लंग लकार के प्रत्यय लगा देते हैं। लंग लकार के प्रत्यय क्या होते हैं? त ताम न अह तम ता अम आव आम। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? त ताम न अह तम ता अम आव आम, ये 9 प्रत्यय याद रख लीजिए। इनके बाद में आपको याद होगा कि हमने हर एक जो धातु रूप बनाते हैं उसमें आपको बताते हैं कि भूतकाल में मूल क्रिया के आगे अ लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे अ और ई के परिवर्तन से यहाँ पे ऐ का निर्माण हो गया है। समझ रहे हैं? अ और ई दोनों ही स्वर मिल रहे हैं और इनसे पहले गुण में परिवर्तन होके फिर वृद्धि हुई है। पहले इन दोनों का गुण ए बना है, फिर उसी में वृद्धि हुई है और ये हमारा ऐ बन गया। क्या बन गया? ऐ भी कहते हैं हम उसको, ए भी पढ़ते हैं, ए। ठीक है, ए को भी बोलते हैं और ऐ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐच्छत, ऐच्छतम, ऐच्छन, ऐच्छः, ऐच्छतम और ऐच्छत, ऐच्छम, ऐच्छव, ऐच्छम। ठीक है, इनका अर्थ क्या निकला कि छात्र चाहता था या छात्र चाह रहे, छात्र चाह रहा था या चाहता था या चाहा था, उसने चाहा था, मैंने चाहा था, तुमने चाहा था। क्या हो गया? सारी भूतकाल की बात हो गई। ठीक है, छात्र ने चाहा था, बालक ने चाहा था, लड़की ने चाहा था, छात्रा ने चाहा था। ठीक है, लता ने चाहा था कि वो आगे बनकर ये आगे पढ़कर ये बनेगी वो बनेगी, चाहा था। अब नहीं हो पाया, परिस्थिति की बात है। लेकिन तुम और मैं की जो क्रियाएं हैं, यहाँ तो छात्रा भी बोल दिया हमने, बालिका भी बोल दिया, लता भी बोल दिया, माला भी बोल दिया, राम भी बोल देंगे, श्याम भी बोल देंगे, मोहन बोल देंगे, अभिनव, माधव, जो भी है सब बोल देंगे। लेकिन यहाँ पे हम कुछ नहीं कहेंगे, यहाँ पे सिर्फ तुम ही कहेंगे, क्योंकि एच्छः जो क्रिया है मध्यम पुरुष की केवल त्वम के लिए ही बनी है। यहाँ एच्छतम ये युवाम के लिए ही बनी है और एच्छत जो बनी है वो यूयम के लिए ही बनी है, बाकी किसी के लिए नहीं बनी है। ठीक है, मैं के संग में, अहम के संग में केवल एच्छम ही लगाएंगे और कुछ हम नहीं लगा सकते कि मैं के अलावा हमें कुछ और भी लग रहा हो तो लगा दे। नहीं, कई बार बच्चों को मैं एक बड़ा ही मन में आप लोगों के संशय रहता है कि आपके संग में मध्यम पुरुष की क्रिया आएगी। नहीं, तुम अलग है और आप अलग है। आप, हालांकि भाव यही होता है कि हम किसी छोटे को तुम कह देते हैं और बड़े को आप कह देते हैं, लेकिन कहते हैं हम किसी और से ही हैं, लेकिन फिर भी तुम में ता है, ऊ है, म है, ये अलग है, इसमें आ है और पा है, अलग है। अर्थात मध्यम पुरुष में केवल ये ही आएगा, आप नहीं आएगा। तो आप कहाँ जाएगा? बाकी सब प्रथम, बाकी सब प्रथम। समझ गए? क्योंकि तुम बनता है युष्मद से और आप बनता है भवत से, तो क्योंकि अस्मद और युष्मद के लिए ही ये 2 क्रियाएं बनी हुई हैं। तो अर्थ क्या निकला कि छात्रः ऐच्छत, छात्र ने चाहा था, छात्रौ ऐच्छताम, 2 छात्रों ने चाहा था, छात्राः ऐच्छन्, सभी छात्रों ने चाहा था या चाह रहे थे या चाहते थे। त्वम ऐच्छः, तुम चाहते थे, युवाम ऐच्छतम, तुम दोनों चाहते थे, यूयम ऐच्छत, तुम सभी चाहते थे, अहम ऐच्छम, मैं चाहता था, आवाम ऐच्छाम, हम दोनों चाहते थे, वयम ऐच्छाम, हम सब चाहते थे। समझ गए? इतना हो गया। अब यहाँ पे आए हम भविष्यकाल की क्रिया में। भविष्यकाल में भी ये हमारी धातु ए में परिवर्तित हो गई, इशिष्यति, इशिष्यतः नहीं बना है। जैसे कि आपको पता होगा कि लट लकार और लिट लकार की जो प्रत्यय हैं वो समान होते हैं, ती तह अंति सी थह थह आमी आवह आमह होते हैं, लेकिन यहाँ और संग में क्या लग जाता है? लट लकार के प्रत्ययों को भविष्यकाल का बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उनमें श्य 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 और जोड़ देते हैं।
जहां ई लगाई जाए धातु में वहां श जोड़ देते हैं, ये वाला षटकोण वाला श के साथ वाला यह, और जहां ई नहीं लगाई जाती है वहां पर स्य जोड़ देते हैं। जैसे पठ में आधा व्यंजन है तो इसमें ई लग सकती है, सो लगा देते हैं पठी, और ई लगने के बाद में ये बन जाता है पठिष्य और पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। लेकिन हमारी पा धातु हो गई, पा में यहाँ पे स्वर लगने की जगह ही नहीं है, तो ये हो जाता है पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यन्ति। ठीक है ना, तो ये हमें याद रखना है। लेकिन अब ये हो गई है इश धातु, तो कहेंगे इसमें तो लग सकती है ई, क्योंकि आधा व्यंजन हम लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, इसमें हमें कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। पहले क्या परिवर्तन करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा इशिष्यति, इशिष्यतः, इशिष्यन्ति। बोले नहीं, पहले इस ता में हम लगाएं, इस हमारे जो श है उसमें ई लगाएं, उसके पहले हमें इस ई को ए में बदलना पड़ेगा। भूतकाल में आई में बदलता है, भविष्य काल में ए में बदलता है, और फिर इसके बाद जो इश धातु का जो श था, अब इसमें हम ई की मात्रा जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा एशिष्यति, एशिष्यतः, एशिष्यन्ति, एशिष्यसि, एशिष्यत्यः, एशिष्यथः, एशिष्यत, एशिष्यामि, एशिष्यावः, एशिष्यामः। अर्थ निकल जाएगा। चाहूंगा यानी छात्र चाहेगा, दो छात्र चाहेंगे, सभी छात्र चाहेंगे, लड़का चाहेगा, लड़की चाहेगी, दो लड़के चाहेंगे, दो लड़कियां चाहेंगी, बहुत सारे लड़के चाहेंगे, बहुत सारी लड़कियां चाहेंगी, तुम चाहोगे, तुम दोनों चाहोगे, तुम सभी चाहोगे, मैं चाहूंगा, हम दोनों चाहेंगे, हम सब चाहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम कुछ भी भाई अपना कर्ता बना सकते हैं। बालकः एशिष्यति, बालकौ एशिष्यतः, बालकाः एशिष्यन्ति, त्वम एशिष्यति, युवाम एशिष्यथः, यूयम एशिष्यत, अहम एशिष्यामि, आवाम एशिष्यावः, वयम एशिष्यावः। क्रिया का प्रयोग अगर नहीं आता है तो याद करने का कोई मतलब नहीं है ना। अगर प्रयोग नहीं आता है कि इन क्रियाओं को, हर एक लकार की क्रिया को लगाएंगे कहाँ पे, कैसे लगाएंगे, तो कोई मतलब ही नहीं है फिर। अब लोट लकार के प्रत्यय क्या करते हैं, आज्ञा, अनुज्ञा, उपदेश का काम करते हैं। ठीक है, चाहो, तुम चाहो ऐसा तो ऐसा हो जाएगा, मैं चाहूं तो हो जाएगा। अब यहाँ पे आज्ञा अनुज्ञा की बात हो रही है, छात्र ऐसा चाहे तो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आज्ञा दी जा रही है कि ऐसा चाहो, ऐसी इच्छा करो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा, अब कहा कि ठीक है, हमने इधर लिख दिया, पहले कर्ता लिख लिए छात्रः, यहाँ पे त्वम, यहाँ पे अहम, क्योंकि भाई ये नहीं बदलने हैं, है ना। तुम, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। क्या लिख रहे हैं हम, अहम। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया छात्रौ, यहाँ हो गया हमारा युवाम, यहाँ हो गया हमारा आवाम। ठीक है, फिर आए यहाँ पे आ गए बहुवचन में, यही छात्र एक वचन में था, ये दो में हो गया, ये संख्या में अधिक हो गया। यहाँ पे यूयम और यहाँ पे हो गया वयम। ये मध्यम और उत्तम पुरुष के कर्ता आपको कहीं बदलते नहीं दिखेंगे। यहाँ बालक हो जाएगा, छात्रा हो जाएगी, छात्र हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा, महिला हो जाएगी, पिता हो जाएंगे, माता हो जाएंगे, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अर्थ क्या निकलेगा, छात्रः इच्छतु, छात्र इच्छा करो, छात्र चाहो, ऐसा दोनों छात्र ऐसा चाहो तो होगा, सभी छात्र ऐसा चाहो, तुम ऐसी इच्छा करो, तुम ऐसा चाहो, तुम दोनों चाहो, तुम सभी चाहो, ऐसा मैं चाहूँ तो ऐसा कर सकता हूँ, हम दोनों चाहें, हम सब चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। तो हमारा कैसे रूप बनेंगे, अब इनके प्रत्यय कैसे होते हैं, कहेंगे लंग लकार जैसे होते हैं, भूतकाल जैसे होते हैं। भूतकाल में क्या होता है, त, ताम, न, कलर चेंज कर लें तो अलग दिखेंगे, नहीं तो एक ही जैसे दिखेंगे, समझ में अलग नहीं आ पाता। त, ताम, न कहाँ के हैं, भूतकाल के। अह, तम, त, यहाँ क्या बना, भूतकाल के लिख रहे हैं हम, आव और ये आम। अब इनमें थोड़ी थोड़ी सी परिवर्तन कर दो, काट छाट कर दो, तो वही हमारे क्या बन जाएंगे, लोट लकार के। ता में जोड़ दो छोटे ऊ की मात्रा, तो ये हो गया तू,
ताम जैसा कहते हैं ऐसा, आधा ना है इसमें तू जोड़ दो, अंतु, तू ताम अंतु, यहां से विसर्ग हटा दो तो अ तम त, इसको पूरा ही हटा दो, बस यहाँ सबसे अलग होता है, अम की जगह कर दो आनी, फिर आव और आम, बस इतना परिवर्तन जो हमने कर दिया, बस इतना परिवर्तन होना है, बाकी सब एक जैसे रहने हैं। और अर्थ उसमें इच्छा का जोड़ देंगे, आज्ञा के जोड़ देंगे, समझ गए? ये तो हमारा हो गया लोट लकार। चलो ऐसे ही अब हम विधिलिंग लकार के भी बता देते हैं। विधिलिंग लकार के बताने के पहले हम ये भूतकाल के प्रत्यय नहीं हटा रहे। क्यों नहीं हटा रहे? इसका कोई कारण तो होगा, तभी तो नहीं हटा रहे, है ना। देखो अभी बताते हैं क्या कारण है। अब यहाँ पे कर्ता वही रहेंगे, लेकिन क्रिया में जो त ताम युह अह तम त अम आव आम जैसे हमारे प्रत्यय जो जुड़ रहे हैं विधिलिंग लकार के लिए, वो क्या करेंगे, उस चाहने में चाहिए का अर्थ जोड़ देंगे। या फिर क्या कर देते हैं, बोले चाहे चाहिए, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, इच्छा करना चाहिए, है ना, इच्छा करना चाहिए तो आ जाएगा यहाँ, है ना। चाहना चाहिए तो कहेंगे नहीं। अच्छा ये जरूर कह सकते हैं कि छात्र चाहे, दोनों छात्र ऐसा चाहें, सभी छात्र ऐसा चाहें, तुम ऐसा चाहो, यानी अब यहाँ पे क्या कोई आज्ञा दी जा रही है? नहीं, कहा जा रहा है कि ऐसा तुम्हें करना चाहिए, ऐसी भाव हो जिसमें तुम दोनों को इच्छा करनी चाहिए, तुम सभी को इच्छा करनी चाहिए, तुम्हें इच्छा करनी चाहिए, मुझे इच्छा करनी चाहिए, हम दोनों की इच्छा करनी चाहिए, हम सबको इच्छा करनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे हमारे प्रत्यय बनेंगे? चाहिए का अर्थ कौन से जोड़ेंगे? विधिलिंग लकार के प्रत्यय। कैसे जोड़ेंगे? भूतकाल जैसे ही। बस इनमें क्या परिवर्तन होना है? बस एक परिवर्तन होना है कि ए लगा देना है, एत एताम, बस इसको परिवर्तित करके कर देना है युहु, ये सबसे अलग हो जाएगा। एत एताम ए युहु, अ के स्थान पे कर दीजिए एह एतम एत, ए अम की जगह पे यम, ये हो जाएगा एव और ये हो जाएगा एव। बस लीजिए ए कर दिया हर जगह, और बस अंत में देखिए युहु बना दिया, और आपका देखेंगे आपके पूरे प्रत्यय विलंग लकार जैसे हो जाएंगे, और जो उसमें चाहिए का अर्थ जोड़ देता है। ठीक है, चलिए तो अब इस प्रकार से हमने ये आपको बता दिए सारे इक्ष धातु के धातु रूप पांचों लकार में। वीडियो कैसा लगा आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि चलिए बच्चों को हम सिखा रहे हैं तो उन्हें कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, ये सारे वीडियो कहाँ मिलेंगे? यूट्यूब पे मिल जाएंगे, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, और एप्लीकेशन पे भी मिल जाएंगे। एप्लीकेशन के लिए तो प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की एप्लीकेशन। यूट्यूब पे तो पता ही है आपको फ्री एजुकेशन मिल ही रही है, वेबसाइट पे भी फ्री में आप उस पर सर्च कर सकते हैं, जिसका एक फ़ायदा होगा वो हम आपको बताते हैं। पहले देखिए वेबसाइट पे कैसे जाएंगे, magnetbrains.com लिखिए, आपके सामने वेबसाइट पेज ओपन हो गया। यहाँ देखेंगे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज लिखे हुए हैं सारी चीज़ें। अब इनमें आप इंग्लिश मीडियम पे गए, आप जिस कोर्स को क्लिक करेंगे उसी से जुड़े हुए क्लास और सब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ आ जाएगी। ऐसे ही देखिए इंग्लिश मीडियम में 11th क्लास गए, देखिए 11वीं कक्षा के आपके सामने पेज आ गए सारे। यहाँ देखिए संस्कृत भाषुति और ये व्याकरण हो गया, व्याकरण को क्लिक किया, यहाँ पे आपके सामने व्याकरण का पेज ओपन हो गया। अब सिलेबस ओवरव्यू, संधि, प्रत्यय, शब्द रूप, यहाँ पाठ के नाम लिए हुए हैं और उनसे जुड़े हुए लेक्चर लिखे हुए हैं। अब आप जिसको क्लिक करेंगे, देखिए जैसे संधि के 22 हैं तो 22 के सामने आपके सामने एक एक करके क्या लिखी होगी, पाठ के नाम लिखे होंगे। आप उनको क्लिक करेंगे, नाम आ जाएंगे, क्लिक करेंगे आपके सामने वीडियो हो जाएगा। हमने इतना बता दिया है, अब इतना तो हमें पता है कि हमारे पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, बहुत समझदार हैं, हमसे कई गुना अधिक समझ है और अच्छे से इन चीज़ों को तो प्रयोग करना आता ही है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, पढ़िएगा ज़रूर। यहाँ से आपको ये भी पता चलता जाएगा कि कितने टॉपिक अपने कवर होते जा रहे हैं, कौन कौन से आपकी व्याकरण के लिए हम करवा रहे हैं, तो सारी तैयारी अपनी व्याकरण की पक्की होती जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में और धातु रूपों को सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।